नमस्कार दोस्तों, यूएस तवर एग्रीकल्चर फाउंडेशन के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारी 48वीं क्लास है और हम पढ़ रहे हैं क्रॉप रोटेशन, जिसको बोलते हैं फसल चक्र। तो फसल चक्र के हमने कल सिद्धांत पढ़े थे कि कौन कौन से सिद्धांतों पर फसल चक्र कार्य करता है। अब हम कुछ फसल चक्र तैयार करेंगे। जैसे एक वर्षीय अगर फसल चक्र बनाएंगे तो किस प्रकार से बनेगा, द्विवर्षीय फसल चक्र बनाएंगे तो किस प्रकार से बनेगा, बहुवर्षीय बनाएंगे तो किस प्रकार से बनेगा। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले एक वर्षीय फसल चक्र। सबसे पहले हम लेंगे एक वर्षीय फसल चक्र। ठीक है भाई, अगर हम 1 ईयर का क्रॉप रोटेशन बना रहे हैं तो हमें 1 ईयर के लिए क्या शर्त ध्यान में रखनी पड़ेगी और फसल चक्र जो बनाएंगे उसमें किन किन बातों पे गौर किया जाता है, ये तो हम पढ़ चुके हैं। अब हम एक वर्ष के लिए अगर वो चीजें लागू करें, अगर 1 ईयर के लिए हम उस चीज को बनाएं तो उसके लिए क्या क्या एग्जाम्पल होंगे, किस किस प्रकार से हम बना सकते हैं। तो जैसे कि हमने शुरुआत की थी खरीफ के मौसम से, है ना, हमने शुरुआत की थी खरीफ के मौसम से। तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आप खरीफ के मौसम से ही ले लें। बाजरा के बाद गेहूं या सरसों, बाजरे की फसल के बाद आप गेहूं की या सरसों की फसल उगा सकते हैं। बाजरा खरीफ की फसल है और गेहूं सरसों रबी की फसल है। ठीक है, आगे लिखिए आप इसके बाद नेक्स्ट। अगली जो फसल है वो आपको हम लिखवा रहे हैं मोठ। मोठ के बाद गेहूं की फसल, किसके बाद, मोठ के बाद। ये भी हम ले सकते हैं कि मोठ के बाद हम गेहूं की फसल भी बो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो है ग्वार के बाद गेहूं। तो राजस्थान में वैसे ग्वार की फसल बहुत ज्यादा सूटेबल है, इसलिए हम ग्वार के बाद गेहूं की फसल बो सकते हैं। तो इसका भी थोड़ा हमें ध्यान रखना है। ग्वार के बाद गेहूं की फसल, ग्वार के बाद हम गेहूं की फसल बो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है वो अगली फसल का एग्जांपल है वो ये है कि तिल की अगर फसल बोए हम खरीफ में तो रबी में कौन सी बोएंगे, तिल के बाद गेहूं, क्योंकि गेहूं की फसल सबसे बेस्ट लग रही है। तिल के बाद गेहूं, तिल के बाद गेहूं। और अंतिम आप लिख लीजिए कि अगर हम गेहूं नहीं बोए तो बाजरे के बाद आप यहां पे सरसों की जगह जीरा भी बो सकते हैं। क्या बो सकते हैं, जीरा। जी हाँ, आप जीरे की फसल भी बो सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपको एग्जाम्पल दिए हैं। ये एग्जाम्पल दिखने में तो सिंपल है, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में इनको डाला जाता है तो फिर दिमाग खराब, फिर वहां जाके आपको सस्पेंस होता है, माइंड पे प्रेशर पड़ता है। तो इसलिए इनको साथ के साथ आप याद करते जाएं और डेली प्रैक्टिस के बेसिस पे याद करें कि आप इन चीजों को ध्यान में रखते भी हैं, आपने उगाई भी है फसलें। ठीक है, और अगर आप और लिखना चाहें तो और भी लिख सकते हैं। मान लीजिए आप बाजरा की जगह चना बोना चाहते हैं, या सॉरी बाजरे की जगह आप मक्का बोना चाहते हैं, तो अगला जो रोटेशन बनेगा वो क्या बनेगा, मक्का प्लस चना। मक्के के बाद चना, है ना, पहली फसल, इसके बाद दूसरी फसल। अब यहां पे मक्का ज्यादा पानी चाहने वाली फसल है, कल के नियमों के मुताबिक, सिद्धांतों के अनुसार इसको ज्यादा पानी चाहिए और इसको कम पानी चाहिए।
आ गया ना समझ में? इसको ज्यादा पानी चाहिए, इसको कम पानी चाहिए। तो फसल चक्र जो तैयार किया जाता है वो इन चीजों को ध्यान में रख करके तैयार किया जाता है। ऐसे नहीं कि हमारी जो इच्छा है उसमें बोल लिया, नहीं, सिद्धांतों के अनुसार फसल चक्र तैयार किया जाता है, सिद्धांतों के अनुसार फसल चक्र को रखा जाता है। हर एक फसल चक्र का अलग पहलू है, हर एक फसल चक्र बनाने का अलग कारण है। तो मक्का के बाद हम चना बो सकते हैं, ठीक है। और जहां पे पानी की सुविधा उपलब्ध है वो सोयाबीन के बाद गेहूं बो सकते हैं। अगला एग्जांपल हमारा है सोयाबीन के बाद गेहूं की फसल को बो सकते हैं, ठीक है। तो ये एक ऑप्शनल है, आप इन चीजों को यूज में ले सकते हो, ठीक। आगे अब हम चलते हैं द्विवर्षीय फसल चक्र की तरफ। ये तो एक वर्षीय हो गया, अब द्विवर्षीय। द्विवर्षीय में क्या हो जाएगा बच्चों, हमें 2 वर्ष का मैटर तैयार करना पड़ेगा, 2 वर्ष का फसल चक्र तैयार करना पड़ेगा। यहां तक तो आपके समझ में आ गया, शायद यहां तक आप जानते भी हैं। अब आइए द्विवर्षीय पे। या डबल, द्विवर्षीय या डबल, ठीक है। इसको दोबारा लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 2, द्विवर्षीय फसल चक्र, ठीक है। 2 साल का फसल चक्र, 1 साल का हम पढ़ चुके हैं। अब हम 2 साल का फसल चक्र कैसे बनाएं, तो इसके लिए पहले हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं, उससे फिर समझना आप चाहेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल से आपके समझ में ज्यादा आएगा, ठीक है। जैसे हमने बोया, आपको मैंने लिखवाया भी था कि ग्वार के बाद गेहूं, ग्वार के बाद गेहूं, ग्वार के बाद गेहूं, उसके बाद बाजरा, उसके बाद चना, ठीक है। ये पहला एग्जांपल हो गया। देखिए, ग्वार कम पानी चाहने वाली फसल है, तो कम पानी, यहां पे अधिक पानी। चूंकि ये द्विवर्षीय है, डबल साल का है, तो पहले कम पानी, उसके बाद अधिक पानी, उसके बाद फिर कम पानी, उसके बाद और भी कम पानी, ठीक है ना। अब यहां पे हमने एक चीज और देखी है कि तीनों जो फसलें पोषक तत्व ग्रहण करेंगी, वहां हम चौथी फसल की कटाई करेंगे, तो ये नाइट्रोजन का वापस से क्या कर देगी, फिक्सेशन कर देगी, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देगी। अब ये 2 वर्ष का फसल चक्र कैसे बना, इसको समझिए। ग्वार की फसल कब बोते हैं, खरीफ में। गेहूं की फसल कब बोते हैं, रबी में। वहीं बाजरे की फसल कब बोते हैं, खरीफ में। रबी की चना कब बोते हैं, रबी में, ठीक है ना। एक वर्ष में कितने मौसम होते हैं, 3, जिसमें हम जायद को साइलेंट कर रहे हैं। यहां हम रबी और खरीफ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो रबी और खरीफ 1 वर्ष, और इधर से ये खरीफ और रबी 1 वर्ष, है ना। 1 वर्ष ये हो गया, 1 वर्ष ये हो गया, तो दोनों को हम प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 वर्ष। आगे समझ में, 1 वर्ष का फसल चक्र ये है। आप इसको भी आपने 1 वर्ष में पढ़ा है, इसको भी आपने 1 वर्ष में पढ़ा है, ठीक है। लेकिन जब इसको मिक्स कर देंगे, एक साथ इसको हम यूज में लेंगे 2 वर्षों के लिए, परफॉर्म हम तैयार करेंगे कि हमको 2 साल तक ही फसल लेनी है, तो वो जो फसल चक्र कहलाएगा वो कहलाएगा द्विवर्षीय फसल चक्र या द्विवार्षिक फसल चक्र। तो ये 2 साल का फसल चक्र हो गया। पहले साल में ये फसल बोएंगे और दूसरे साल में हम ये फसल बोएंगे। फसल का चुनाव हम हमारी सुविधा के हिसाब से करेंगे। फसल का जो सिलेक्शन है
वो हमारे पास अवेलेबल जो रिसोर्सेज हैं उनके हिसाब से करेंगे, एनवायरमेंट के हिसाब से करेंगे, फैसिलिटीज के हिसाब से करेंगे, ठीक है, वाटर अवेलेबिलिटी के हिसाब से करेंगे, सनलाइट या टेम्परेचर जिसे कह सकते हैं टेम्परेचर के हिसाब से करेंगे, वेदर कंडीशन के हिसाब से करेंगे। तो ये सारे जो फैक्टर हैं इन फैक्टरों को यूज में लेकर के हम फसल चक्र तैयार करते हैं। तो एक एग्जांपल ये है, आप इसको उतार लीजिए, इसी लैंग्वेज में उतारना जैसे मैंने लिखा है ताकि आपको समझने में सुविधा रहे, आप इसको आसानी से समझ सकें, ठीक है। दूसरा आपका एग्जांपल है वो है मक्का के बाद गेहूं और गेहूं के बाद उड़द और उड़द के बाद सरसों। ये हमारा दूसरा एग्जांपल है कि मक्का के बाद गेहूं, गेहूं के बाद उड़द और उड़द के बाद सरसों। इसको आप लिख लीजिए साथ के साथ, मैं भी लिखवा देता हूं इसको भी। मक्का के बाद गेहूं, गेहूं के बाद उड़द और उड़द के बाद सरसों, ठीक है। आप इसको साथ से बच्चों उतारते जाएं। तो अगली फसल आप लिखे, अगला एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। ये भी हमारा द्विवार्षिक खरपतवार या द्विवार्षिक फसल चक्र का एग्जाम्पल है। जैसा हमने पहले पढ़ा था, एक वर्षीय तो ये हो गया और एक वर्षीय ये हो गया। फसल चक्र जो तैयार करते हैं वो स्टार्टिंग के मौसम से तैयार करते हैं। जैसे कि पहले ये कौन से मौसम की फसल है बच्चों? खरीफ के मौसम की। उसके बाद ये कौन से मौसम की है? रबी के मौसम की। उसी प्रकार से उड़द कौन से मौसम की है? वही खरीफ की। और सरसों रबी। देखो बच्चों, दिखने में तो ये बहुत ही सिंपल है बनाना, लेकिन जब एग्जाम में पूछा जाता है तो वहां कंफ्यूजन बहुत उल्टा हो जाता है। वो कैसे? कई बच्चों को ये नहीं पता कि फसल चक्र शुरू कहां से होता है। कुछ लोग इस प्रकार से फसल चक्र बना देते हैं, तो ये फसल चक्र गलत है, क्योंकि गेहूं की फसल रबी की है और बाजरा खरीफ का है। जबकि फसल चक्र बनता है या तो 1 साल का या 4 साल का या 5 साल का या 3 साल का। तो फसल चक्र साल भर बन रहा है, तो साल भर के अंदर कितने मौसम आएंगे? साल भर के अंदर मुख्यतः 2 मौसम आएंगे। कितने आएंगे बच्चों? 2 मौसम आएंगे। और 2 मौसमों में कौन कौन से मौसम आएंगे? सबसे पहला खरीफ और दूसरा रबी। आगे समझ में? पहला खरीफ और दूसरा रबी। तो फसल चक्र में भी इन मौसमों का विशेष ध्यान रखा जाता है कि पहली जो फसल आएगी वो खरीफ की आनी चाहिए, दूसरी फसल रबी की आनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि पहले रबी की फसल दे दी फिर खरीफ की दे दी और पूछ लिया फसल चक्र सही है क्या। या आपसे पूछा कि द्विवर्षीय फसल चक्र का उदाहरण सही है, उसमें एक में तो ये दे दिया, एक में गेहूं के बाद सरसों कर दिया, लास्ट में उड़द कर दिया। तो बच्चे क्या करते हैं? इतना ही देखते हैं, आगे तक पहुंचते ही नहीं है। तो ये भी थोड़ी सी मिसिंग हो जाती है। तो इसको आप पूरा समझ के चलो, है ना, सिस्टमैटिकली समझ के चलो, ताकि गलती होने के चांस कम से कम रहे। हमारा क्वेश्चन सही करने के साथ साथ नेगेटिव को मिनिमाइज करने पे भी ध्यान रहना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग नेगेटिव के ऊपर फोकस नहीं करेंगे ना,
तो ये देख लीजिए हमारे लिए बहुत समस्या पैदा हो जाएगी। अगर हम लोगों ने नेगेटिव के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत पैदा हो जाएगी। तो नेगेटिव को भी मिनिमाइज करते हुए चलना है, और क्वेश्चंस के जो सही आंसर हैं वो भी हमारे ज्यादा क्वेश्चन में आनी चाहिए, अर्थात हमें सही क्वेश्चन भी ज्यादा करने हैं। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली चीजें हैं। अगला आप इसमें एग्जाम्पल लिख लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 3। तीसरा एग्जाम्पल आप लिखिए, कपास के बाद गेहूं, गेहूं के बाद ग्वार, या ग्वार के बाद वापस गेहूं या सरसों। ठीक है, देखिए पहली फसल कौन सी हो गई, कपास, उसके बाद गेहूं की, उसके बाद पहली कपास की, दूसरी हमारी गेहूं की। अब हम वापस से खरीफ के मौसम में जाएंगे तो कौन सी बोएंगे, हम ग्वार फसल ले सकते हैं, चाहे तो बाजरा ले सकते हैं, उसके बाद गेहूं ले सकते हैं, चाहे तो सरसों कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा कॉम्बिनेशन है जिसको आपको विशेष ध्यान में रखना है। एक वर्ष का तो ये हो गया, एक वर्ष का ये हो गया, ये भी एक वर्ष का और ये भी एक वर्ष का। टोटल कितना हो गया, 1 + 1 = 2 वर्ष। आपसे पूछा जाए कि 2 वर्ष का फसल चक्र सही है तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, चाहे 1 वर्ष का हो, चाहे 2 वर्ष का हो, चाहे 5 वर्ष का हो, चाहे 10 वर्ष का हो, कितना भी हो, आपको सबसे पहले 1 वर्ष का बनाना है। कितने वर्ष का, 1 वर्ष का। शुरुआत कहां से करनी है, खरीफ से। शुरुआत कौन से मौसम से करेंगे, खरीफ के मौसम से। उसके बाद खरीफ के मौसम के बाद देन आफ्टर सेकंड रबी सीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर सेटिंग ऑफ शेड्यूल, वी आर प्रिपेयरिंग ऑफ शेड्यूल फ्रॉम खरीफ सीजन, देन सेकंड रबी सीजन। हम पहला जो तैयार करेंगे खरीफ सीजन, उसके बाद रबी। तो ये हो गया 1 वर्षीय, 1 वर्ष का हो गया। उसके बाद दोबारा से तैयार करेंगे तो वापस से वही खरीफ आएगा, दोबारा से मौसम वापस खरीफ आ रहा है, क्योंकि यहाँ खरीफ या रबी, फिर वापस से खरीफ। तो खरीफ के लिए हम कौन सी फसल बोएंगे, हमारी इच्छा के अनुसार हमने ग्वार बोई या बाजरा बोया। उसके बाद फिर वापस से रबी, तो 1 वर्ष का ये हो गया। तो 1 वर्ष + 1 वर्ष = 2 वर्ष। अगर 3 वर्ष का पूछे तो इसको और आगे बढ़ा सकते हैं आप, 3 वर्ष में और लिखा सकते हैं, वो आपको लिखवा दूंगा अभी। तो द्विवार्षिक ये है, आप इनके उतार लीजिए साथ साथ इनको। हाँ, नेक्स्ट है आपका त्रिवर्षीय, ये 3 वर्ष का भी होता है। बाकी जहां तक है इसको इंपॉर्टेंट 1 से 3 वर्ष के लिए ही मानते हैं, मुख्यतः इसको 1 से और 3 वर्ष के लिए ही माना जाता है, जैसा मैं आपको बता चुका हूं कल की क्लास में। और एक प्रश्न भी आते हैं। अगला है त्रिवर्षीय फसल चक्र। तो त्रिवर्षीय फसल चक्र में एक चीज आपको मैं एग्जांपल दूंगा, वो लिखिए आप। पहली फसल हमने बोई कपास की खरीफ में, उसके बाद मेथी की रबी में, उसके बाद गन्ने की फसल, ठीक है, उसके बाद पेड़ी। अब देखो इसमें थोड़ा सा लॉजिक है, इसको आपको समझना पड़ेगा। त्रिवर्षीय फसल चक्र, ठीक है, हम तैयार कर रहे हैं उसी प्रकार से। पहले हमने लिया कपास, पहली हमारी फसल कौन सी है, कपास की। क्योंकि आपको पता है कि कपास कौन सी ऋतु की फसल है, खरीफ ऋतु की फसल है ना। उसके बाद देन सेकंड
मेथी, देन आफ्टर गन्ना। ठीक है, अब एक वर्षीय द्विवर्षीय तो आपने समझ लिया। अब यहां पे आइए त्रिवर्षीय, 3 ईयर का जो प्रोसेस है उसमें कौन सी चीज विशेष ध्यान में रखी जाती है, तो उसको देखो आप। हमने कपास की फसल कौन सी ऋतु की है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, कपास की फसल बच्चों कौन सी ऋतु की है, खरीफ ऋतु की है। कौन सी ऋतु की है कपास की फसल, खरीफ ऋतु की। वहीं पे मेथी की जो फसल है वो कौन सी ऋतु की है, रबी ऋतु की। कौन सी ऋतु की है, रबी ऋतु की। उसके बाद वापस से गन्ने की जो फसल है ये कौन सी ऋतु की है, खरीफ ऋतु की। कौन सी ऋतु की है, खरीफ ऋतु। अब यहां पे एक बात आपके सामने समझ में आएगी और यहां पे थोड़ा कंफ्यूजन भी रहेगा कि अब आगे कौन सी फसल लिखे। एक वर्षीय तो ये हो गया, एक वर्षीय ये हो गया। अगर आपके हिसाब से मैं यहां लिखूं गेहूं तो क्या सही है, क्या ये सही है द्विवर्षीय खरपतवार, द्विवर्षीय फसल चक्र? आप खुद मुझे बताइए, आप इस चीज को खुद स्वयं से इस चीज को पूछिए कि ये तो एक वर्षीय हो गया, ये तो एक वर्षीय हो गए, यहां कोई टेंशन नहीं है आपको, ये बिल्कुल सही है, 100% सही है। दूसरा, ये जो दूसरा जो आपको मैंने एग्जांपल लिखवाया है, क्या ये एक वर्षीय या इसके बाद का मतलब द्विवर्षीय है क्या? क्या ये फसल चक्र एक वर्षीय है क्या? अर्थात ये ऑप्शन सही है कि गलत है? सिस्टम के हिसाब से तो सही है, गन्ने की फसल बोई जाती है खरीफ में और गेहूं की रबी में, तो क्या ये सही है कि गलत है? कई बच्चों ने मेरे पास फोन किया है, कई बच्चों ने मुझे इस चीज की शिकायत भी की है कि सर आप 12वीं का ही मैटर पढ़ा रहे हैं। देखो बच्चों, इस मैटर पे मैं आपको पहले भी बहुत कुछ सुना चुका हूं, बहुत कुछ सुझाव दे चुका हूं, फिर भी मैं आपसे ये कहता हुआ चलूंगा कि आप 12th की एग्जाम के बाद जेड की कोचिंग पहली बार कर रहे हैं या दूसरी बार कर रहे हैं। लेकिन बच्चों, मुझे एग्रीकल्चर चलाते हुए लगभग 8 से 10 साल हो गए। 8 से 10 साल मैं एग्रीकल्चर में हूं और कोचिंग करवाते हुए मुझे 5 साल हो गए। 4 साल से तो मेरा इंस्टीट्यूट खुद का चल रहा है। तो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस मुझे है इन चीजों का कि मैं कौन सी चीज आपको पढ़ा रहा हूं। मैंने 12th लेवल में से मैं आपको देखो, मैं शुरुआत 0 लेवल से कर रहा हूं। मैं इन चीजों को बिल्कुल 0 लेवल से लेते हुए चल रहा हूं, आपके स्टैंडर्ड से लेते हुए चल रहा हूं। मैं आपको खोल खोल के समझाते हुए चल रहा हूं, क्योंकि जो बच्चे एडवांस हैं उनको तो यही लगेगा कि ये 12th मैटर पढ़ा रहे हैं। पर मेरा फोकस, मैंने आपको कई क्लास में समझाया भी है कि 100 बच्चों में 10 बच्चे तो ऐसे रहते हैं, टॉपर बच्चे, जिनको टीचर की आवश्यकता नहीं होती, वो स्वयं भी पढ़ सकते हैं। लेकिन टीचर को उन 10 बच्चों पे ध्यान नहीं देना, बाकी के 90 बच्चों पे भी ध्यान देना है। तो ये शिक्षा का एक तरीका होता है। जब आप लोग 12वीं के बाद बीएससी करेंगे, उसके बाद अगर आप टीचिंग लाइन में जाएंगे तो आपको बीएड करनी पड़ेगी। तो वहां आपको इन चीजों को पढ़ना पड़ेगा कि शैक्षणिक जो अभिमिति होती है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो होता है, वो कई पहलुओं के हिसाब से कार्य करता है। विद्यार्थी को हम कौन कौन सी क्रिया विधि के हिसाब से सेटल कर सकते हैं, विद्यार्थी को पढ़ाने का तरीका क्या होना चाहिए, शिक्षक का तरीका क्या होना चाहिए, किस मानसिक तर्क शक्ति के साथ पढ़ाना चाहिए, तो ये सारी चीजें उसमें पढ़ाई जाती हैं और मैं आपको उसी के हिसाब से पढ़ा रहा हूं। तो आपने पढ़ा है 12वीं के स्टैंडर्ड के हिसाब से कि एक वर्षीय द्विवर्षीय, यहां तक तो बिल्कुल सही है और आपने उसको क्लियर भी कर लिया है। दूसरा मैटर आप लेके चलिए कि अब मान लीजिए हम त्रिवर्षीय अगर पढ़ते हैं, 3 वर्ष का अगर हम लेके चलते हैं, तो त्रिवार्षिक अगर हम फसल चक्र बनाएंगे तो उसमें क्या विशेषता रहेगी, उसमें ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम ध्यान में रखेंगे। जिन बच्चों को ये लगता है कि हम 12वीं की क्लास से पढ़ा रहे हैं, तो बताइए आप, क्या ये फसल चक्र सही है क्या? त्रिवर्षीय के हिसाब से ये जो मैंने द्विवर्षीय का बनाया अभी तो 1 वर्षीय का बाकी है। तो आपके हिसाब से जो लोग कह रहे हैं कि भाई सर मैं 12वीं का पढ़ा रहा हूं और आप इसको छोड़ो, आप जाके कोचिंग पढ़ाओ, तो क्या ये सही है क्या? उन बच्चों से मैं पूछ रहा हूं जो टॉपर इंटेलिजेंट बच्चे हैं,
अपनी क्लास के 100 बच्चों में से जो 10 बच्चों की श्रेणी में आते हैं, टॉपर बच्चों की श्रेणी में आते हैं, उनसे मैं पूछना चाहूंगा, 90 बच्चे तो खैर मेरे जैसे बेचारे, उनको तो मैं समझाऊंगा तभी समझ में आएगा, बाकी जो इंटेलिजेंट कैंडिडेट हैं उनसे मैं पूछ रहा हूं कि क्या ये फसल चक्र सही है क्या? अगर सही है तो क्यों है, और गलत है तो क्यों है? अगर ये फसल चक्र सही है तो क्यों सही है, और गलत है तो क्यों गलत है? तो इस पे हम चर्चा करेंगे अभी। देखो, सिंपल क्वेश्चन आता है तो उसको कोई भी बच्चा कर देता है, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक अगर डाल देंगे हम, थोड़ा सा उसमें डिफिकल्ट चीजों को अगर हम ऐड कर देंगे, तो फिर बच्चे को उस क्वेश्चन पे 1 मिनट के लिए रुकना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि क्या इस क्वेश्चन में जो प्रश्न पूछा गया है वो वास्तविक में प्रश्न क्या पूछना चाह रहा है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव सही है। प्रश्न आपको आता है, प्रश्न है त्रिवर्षीय फसल चक्र का सही रूप है, प्रश्न तो आपका पढ़ा हुआ है, ऑप्शन भी आपके पढ़े हुए हैं, लेकिन ये नहीं पता कि इसका सही उत्तर क्या है। तो उसके लिए आपको उस प्रश्न का जो टॉपिक है, क्वेश्चन का जो चैप्टर है, वो पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए। और वो क्लियर कब होगा? जब आपका 12th और 11th का बेस क्लियर होगा। इसलिए हम आपका 11th 12th के साथ साथ मैं इसको हैवी लेवल पे भी आपको ले जाके समझा रहा हूं। तो बच्चों, इसका आंसर मैं आपको बताता हूं, जिन्होंने सही माना है, जिन्होंने गलत माना है, उनका मैं आज इसको क्लियर करता हूं अभी कि 1 वर्षीय फसल चक्र तो सही है, इसको तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, लेकिन द्विवर्षीय के क्रम में जैसे ही हम जाएंगे वहां पे खरीफ के मौसम तक तो सही है कि खरीफ के मौसम में हमने गन्ना बोया, लेकिन खरीफ के मौसम के बाद की जो फसल है, यहां आप मिस्टेक कर रहे हो। यहां हमने ये जो ऑप्शन दिया है ये सोचने के लिए है, चिंतनीय है। ये फसल चक्र में ये जो फसल आएगी, ये यहां पे फसल नहीं आएगी, यहां पे फसल नहीं आएगी, ये फसल यहां नहीं आनी चाहिए। अब आपके दिमाग में प्रश्न चल रहा है कि सर खरीफ का मौसम आ गया, अब रबी के मौसम में गेहूं नहीं आएगी तो क्या सरसों आएगी? तो सरसों लिख दो आप। चलो मैंने सरसों लिख दिया। क्या अब सही है? प्रश्न तो वैसा का वैसा है, अब भी गलत है। कुछ कह रहे हैं साहब चना लिख दो आप, भाई दलहनी फसल होनी चाहिए लास्ट में, चना लिख दो आप। क्या अब सही है? अब भी गलत है। सिचुएशन तो वैसे की वैसी है। गन्ने का जो फसल चक्र हम तैयार करते हैं, गन्ने की फसल जहां ऐड हो जाती है, ये विशेष तौर से शुगर केन के लिए है। शुगर केन की जो फसल है, ठीक है, शुगर केन जिसका साइंटिफिक नेम सैकेरम ऑफिसिनेरम है, फैमिली इसकी ग्रेमिनी है। तो शुगर केन में एक बात विशेष रखी जाती है ध्यान में, वो ये रखी जाती है कि जहां पे गन्ने की फसल आ रही है, फसल चक्र में अगर गन्ना ऐड हो रहा है, तो हमें इस चीज का पता होना चाहिए कि गन्ने का जीवन काल कितना है, गन्ने का लाइफ साइकिल कितने दिनों का है। अब इसके लिए हम शुरू से शुरुआत करते हैं समझने के लिए। कपास, कपास की फसल कब बोते हैं? देखो, कपास की फसल बोते हैं, इसमें आपको बच्चों समय लग रहा है, लेकिन समय लगने वाली चीज है, इसलिए समझना बहुत जरूरी है। ये समझ लोगे ना, हालांकि है 1 मिनट का काम ये। देखो, कपास की फसल का जीवन चक्र, फसल की बुआई हम कब करेंगे? जून से जुलाई। इसको काटेंगे कब? अक्टूबर। क्लियर? जून जुलाई में हमने बोया, अक्टूबर में इसको काट लिया। काटने के बाद यहां इसको, ये अपनी सोइंग है और ये हमारा हार्वेस्टिंग है। ये हमारा, 1 मिनट इसको मैं मिटा देता हूं, ढंग से समझो इसको आप, ये तो मामला पूरा गड़बड़ हो जाएगा नहीं ऐसे। इसको बड़े लेवल पे समझो। कपास, ठीक है, कपास के बाद मेथी, ठीक, मेथी के बाद गन्ना, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? ये हमारा प्रश्न है। अब हम क्या लगाएं? हमने इसको सपोज दैट के हिसाब से, हमारे हिसाब से हम सोच रहे हैं कि इसमें हम गेहूं लगा सकते हैं क्या?
गेहूं नहीं तो सरसों लगा सकते हैं क्या? सरसों नहीं तो कम से कम 7 चना तो लगवाओ, इसमें कम से कम सॉइल की न्यूट्रिएटिव कैपेसिटी तो बढ़ेगी। ये हम लगा सकते हैं क्या? लगा सकते हैं क्या या नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं तो क्यों लगा सकते हैं, और नहीं लगा सकते तो क्यों नहीं लगा सकते, है ना? साइंस का मतलब यही है, क्यों, कब, कैसे, इनमें आपने ध्यान दे लिया तो साइंस वही क्लियर आपकी। तो कपास के बारे में हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले कि कपास का जो लाइफ साइकिल स्टार्ट होता है, इसको हम बोते कब हैं? इसको हम बोते हैं जून या जुलाई में, ठीक है ना? उसके बाद इसकी जो हार्वेस्टिंग होती है, हार्वेस्टिंग कब होती है बच्चों? अक्टूबर में। ये हमारी सोइंग डेट है। हम कपास की सोइंग कब करेंगे? जून जुलाई में। और हार्वेस्टिंग कब करेंगे इसकी? हार्वेस्टिंग कब करेंगे? अक्टूबर में। देखो, सोइंग का मतलब होता है बोना और हार्वेस्टिंग मतलब कटाई। जैसे मैंने आपको समझा चुका हूं पहले, इंग्लिश के टर्म्स में यूज में लूंगा और आपको मेरी ही लैंग्वेज में पढ़ना है। आपको मेरी लैंग्वेज में पढ़ना है क्योंकि आपको आगे जाके हमसे भी आगे जाना है, तो इसलिए आप जितना हो सके मेरा फॉर्मेट यूज लीजिए, आपको बीएससी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय का रिजल्ट आया था अभी कुछ दिन पहले, तो मैं आपको शायद मैंने बता भी दिया होगा कि मैक्सिमम बच्चों का जो परसेंटेज रहा है, मेरे पास जो पढ़ के गए हैं उनका 65% प्लस ऑल क्लियर, मतलब किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी ड्यू नहीं है, 65% के साथ ऑल क्लियर। लेकिन उनके साथ के जो और क्लासमेट हैं, जैसे किसी कॉलेज में मेरे 2 बच्चे गए हैं और वहां सीट है 60, तो 2 बच्चे तो ऑल क्लियर है, बाकी 58 के किसी के 2 में बैक है, किसी के 1 में बैक है, अर्थात किसी का 1 पेपर सप्लीमेंट्री है, किसी के 2 पेपर सप्लीमेंट्री है, किसी के 3 पेपर, किसी के 7 पेपर सप्लीमेंट्री है। तो ये जो ऑल क्लियर बच्चे हैं, ये मेरी कोचिंग के ओनली फॉर यूएस कॉमन के बच्चे हैं जो कि ऑल क्लियर है। तो इसलिए क्योंकि उन बच्चों को हमने बहुत ही प्रैक्टिकली बेसिक तैयार किया है और वही मैं आपका क्लियर करने जा रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं कि आपका क्लियर हो जाए। तो चलिए, हमने जो मैं आपको लैंग्वेज पढ़ा रहा हूं वही आपको लैंग्वेज यूज में लेनी है। तो कपास की हमने बुआई कब की? जून जुलाई में। हार्वेस्टिंग अक्टूबर में। अब हार्वेस्टिंग करने के बाद हमारा खेत क्या हो गया? खाली। बताओ खेत खाली हुआ कि नहीं हुआ? आपसे पूछ रहा हूं। हमने पहले कपास की फसल बोई जून जुलाई में, हमारा खेत बिजी हो गया। उसके बाद हमने हार्वेस्टिंग कर ली इसके अक्टूबर में, तो खेत खाली हो गया। हो गया ना खेत खाली? अब हमारा खेत क्या है? खाली है। अब हम क्या करेंगे? जब हमारा खेत खाली है, खेत खाली है, तो अब हम इसमें उगाएंगे अगले मौसम की फसल। कौन से मौसम की? अगले मौसम की। तो अगला मौसम कौन सा है? ये हमारा खरीफ का मौसम था। खरीफ के मौसम की एंडिंग अक्टूबर तक हो जाती है, तो अक्टूबर की फसल हमने यहाँ पे हार्वेस्टिंग कर ली है, हमने बो दी है। अब हम यहाँ तो अब हमारा खेत खाली हो गया। चूंकि खेत हमारा खाली है, जाहिर सी बात है हम फसल अगली बोएंगे। अगली फसल कौन से मौसम की बच्चों? रबी के मौसम की। कौन से मौसम की है? नेक्स्ट सेशन इज कमिंग फ्रॉम रबी सीजन। तो रबी सीजन में हम फसल बोएंगे कौन सी? मेथी की। मेथी की हम बुआई कब करेंगे? अक्टूबर में, एंडिंग में, ठीक है। हार्वेस्टिंग कब हो जाएगी इसकी बच्चों? इसकी हो जाएगी मार्च में। मार्च में या फरवरी में इसकी हार्वेस्टिंग हो जाएगी, ठीक है। तो हमने यहाँ फसल बोई, उसके बाद उसको काट लिया, हमारा खेत खाली हो गया। उसके बाद खाली खेत में हमने दूसरी फसल बोई, उसको हमने काट ली। ये तो हमारी सोविंग डेट है और ये हमारी हार्वेस्टिंग डेट है। तो हमने बोने के बाद इसको भी काट लिया। अब हमारा खेत क्या हो गया? अब फिर खाली हो गया हमारा खेत। बताओ खाली हुआ कि नहीं हुआ? मेथी की फसल काटने के बाद खेत खाली हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना खाली। चूंकि अब खेत खाली है, इसलिए हम कौन सी फसल बोएंगे? गन्ना की फसल बोएंगे। कौन सी फसल बोएंगे? गन्ने की फसल बोएंगे। अब इसमें थोड़ा सा देखने वाली बात यह है, यहां तक आपको समझ में आ गया? गन्ने की फसल की बुआई कब होती है? देखो, खरीफ का मौसम कंप्लीट, रबी का मौसम कंप्लीट। ये हमारा 1 वर्ष का तो मामला हो गया क्लियर। 1 वर्ष का मैटर तो हो गया आपका क्लियर, ठीक है। तो इसको मिटा देता हूं अभी, उसके लिए भी जगह चाहिए करने के लिए। 1 वर्ष से जो मैटर है ये तो हमारा
क्लियर हो गया। देखो इसको बच्चों ढंग से समझना, और ढंग से समझोगे तो ही आपके काम देगा, क्योंकि ये तो है कि नहीं कि आप इसको केवल जेट पास करने के बाद भूल जाए। आपको बीएससी में बहुत समस्या आने वाली है। आपको बीएससी में मिलेगा क्रॉप रोटेशन का चैप्टर अलग से, और बड़ा चैप्टर है ये, और भाई छोटा चैप्टर नहीं है। जैसे आप जेट पास करेंगे, आप बीएससी एजी के लिए आप जाएंगे, तो वहां आपको फिर आपको इन चीजों से मिलना है। तो जाहिर सी बात है आप इसको पहले ही अगर क्लियर कर लेंगे तो वहां आपको कम पढ़ना पड़ेगा। वहां आपको केवल बेसिक टर्म्स क्लियर करने हैं, बाकी दैट्स आपको क्लियर ही है पहले सारी चीजें। तो अब हम बात करेंगे, एक वर्ष से कंप्लीट हो गया ना हमारा, ठीक है। अब हम बात करते हैं गन्ने की। एक वर्ष से कंप्लीट हो गया हमारी फसल। अब हमारा खेत ये कटने के बाद खाली है, हमारा खेत कटने के बाद खाली है। अब हमने इस खेत में, अब जो नया मौसम आएगा कौन सा आएगा, देखो पहला खरीफ का, दूसरा रबी का। क्लियर, एक वर्ष हो गया। उसके बाद वापस कौन सा मौसम आएगा, खरीफ का। कौन सा आएगा बच्चों, खरीफ का। तो चूंकि खरीफ का मौसम आएगा इसलिए हम कौन सी फसल बोएंगे, खरीफ की फसल बोएंगे, ठीक है। खरीफ की फसल में हमने कौन सी फसल ली, शुगर केन या गन्ना। कौन सी फसल ली, शुगर केन या गन्ना। अब यहां पे सबसे बड़ी समस्या निकल करके ये आती है, आपने अगर गन्ने की फसल पढ़ी है, आपने शुगर केन की क्रॉप पढ़ रखी है, तो आप समझ जाएंगे मेरे बोलने से पहले कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। नहीं पढ़ी है या पढ़ गए भूल गए, ध्यान नहीं दिया, तो अब आप इस चीज को ध्यान दे लीजिए कि गन्ने की जो फसल है इसकी बुआई कब होती है बच्चों, बुआई जून से जुलाई में। क्लियर, खरीफ का मौसम है, शुरुआत जून जुलाई से होगी, तो जून से जुलाई में हमने इसको बो दिया। यहां तक क्लियर हो गया आपके समझ में। लेकिन इसके अब हार्वेस्टिंग कब होगी, इसकी कटाई कब होगी, तो वो आपकी होगी अप्रैल मई। कब होगी, अप्रैल मई। अब आप यहां इसको लेके चलिए कि गन्ने की फसल कब तक चली, गन्ने की फसल कब तक चली, तो आप इसको लगा सकते हैं कि लगभग इसका जो जीवन काल है वो लगभग 340 दिनों के आसपास का होता है बच्चों। गन्ने की फसल का जो जीवन काल है वो 340 दिनों के आसपास का होता है। तो हमने खरीफ के मौसम में तो इसको बोया, लेकिन ये हमारी जो फसल है ये रबी के मौसम में हार्वेस्ट हो ही नहीं रही, रबी के मौसम में ये कट ही नहीं रही। कट कब रही है, ये कट रही है अप्रैल मई के महीने में। तो हमारा खरीफ के साथ साथ जो रबी का मौसम है, वो रबी के मौसम में भी यही फसल रहेगी, रबी के मौसम में भी यही फसल रहेगी। तो इसलिए इसकी जो हार्वेस्टिंग होगी वो कब होगी, अप्रैल मई में होगी। चूंकि हार्वेस्टिंग अप्रैल मई में होगी, तो अब ये बताइए कि खरीफ का मौसम और रबी का मौसम ये दोनों एक ही फसल कवर कर रही है। अर्थात चूंकि 340 दिनों के आसपास का इसका जीवन काल होता है, तो ये खरीफ और रबी दोनों सीजनों को कवर कर रही है। तो आप ये बताइए कि इसमें रबी के मौसम में गन्ना और सरसों या चना या इसके अलावा और फसल हम क्यों बो सकते हैं, किस प्रकार से बोएंगे। हमारा खेत तो भरा हुआ है भाई। खेत अगर अक्टूबर नवंबर में खाली हो जाए तो हम रबी की सोइंग कर सकते हैं। ये तो खाली अगले साल अप्रैल में हो रहा है, मई में हो रहा है, तो किस आधार पे हम इसको खाली अगली फसल बोएंगे। तो ये जो फसल है ये हमारी वार्षिक फसल है, ये हमारी ईयरली क्रॉप है। इसलिए इस फसल को हम खरीफ के बाद रबी के एंडिंग में इसको हम हार्वेस्ट करते हैं, तो एक साल तक ये चलती है, ठीक है। तो गन्ना जहां पे आ जाए उसका मतलब आपको ये समझना है कि ये रबी और खरीफ दोनों मौसमों को अकेला ही लेके जाएगा। तो यहां पे हम ये फसल नहीं बोएंगे, ये फसल हम नहीं बोएंगे। क्यों नहीं बोएंगे, क्योंकि गन्ना वार्षिक फसल है। गन्ना कौन सी फसल है बच्चों, गन्ना वार्षिक फसल है, ईयरली क्रॉप है। गन्ना क्या है, ईयरली क्रॉप। गन्ना ईयरली क्रॉप है, इसलिए गन्ने की जो कटाई होगी वो अप्रैल मई में होगी। हमारा खेत अप्रैल मई में खाली होगा, तो रबी की फसल हम बो ही नहीं सकते, तो खरीफ की केवल हम बोएंगे। आगे समझ में। तो यहां हम कोई फसल नहीं बोएंगे। तो हमारा एक वर्षीय तो ये हो गया, द्विवर्षीय ये हो गया, क्योंकि दोनों पूरा मौसम कवर कर रहा है, लगभग एक साल कवर कर रहा है। एक साल में कितने दिन होते हैं बच्चों, 365 दिन होते हैं। 340 कवर कर रहा है, लगभग एक साल पूरा कवर कर रहा है ये।
तो एक साल तो हमारा इसने कवर कर लिया, एक साल ये हो गया, एक वर्ष तो ये, और एक वर्ष ये, कितने हो गए? 2 वर्ष। ठीक है। अब देखिए, अब तीसरे वर्ष में हम क्या करेंगे? तीसरे वर्ष में इसको पेड़ी रखेंगे। अब आपके दिमाग में आया, सर ये पेड़ी कौन सी फसल है? तो बच्चों, पेड़ी जो फसल है ये कोई फसल नहीं है, ये कोई फसल नहीं है। पेड़ी का मतलब होता है खेत को खाली छोड़ना, खेत को खाली रखना, अर्थात खेत में कोई सी भी फसल नहीं बोना, खेत में कोई सी भी फसल नहीं बोना। तो हमने पहले वर्ष में हमने रबी खरीफ की फसल बोई, दूसरे वर्ष में हमने वार्षिक फसल बोई, लेकिन तीसरे वर्ष में हम खेत को खाली छोड़ रहे हैं, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स का यूज पहली क्रॉप ने ले लिया, दूसरी क्रॉप ने ले लिया और तीसरी क्रॉप ने ले लिया। तो अब तीसरे वर्ष की फसल के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है। अगर हम उगाएंगे तो हमें लॉस है, इसलिए हम खेत को खाली छोड़ेंगे। खेत को क्या करेंगे बच्चों? खाली छोड़ेंगे। तो द्विवार्षिक जो क्रॉप आएगा आपका फसल चक्र, उसमें आपको एक साल तो खाली छोड़ना ही पड़ेगा, एक साल तो खेत को खाली छोड़ना ही पड़ेगा। तो एक एग्जांपल तो ये है, कपास, मेथी, गन्ना और पेड़ी। पेड़ी में फसल नहीं है, पेड़ी का मतलब है खेत को खाली छोड़ना। खेत को क्या छोड़ना बच्चों? खाली छोड़ना कुछ समय के लिए। तो ये हो गया पेड़ी। अगला नेक्स्ट जो एक एग्जांपल लेंगे वो आपके लिए, देखो बेस्ट एग्जांपल ले रहे हैं हम वो ले रहे हैं मक्का, गन्ना। ठीक है, मक्का, गन्ना, उसके बाद पेड़ी और गेहूं। यहां पे देखा जाएगा कि मक्का की फसल भी कौन सी फसल है? मक्के की फसल खरीफ की फसल है, और गन्ने की फसल भी खरीफ की है। फिर उसके बाद हम छोड़ेंगे पेड़ी, उसके बाद गेहूं। तो क्या ये एग्जांपल सही है क्या? एग्जांपल नंबर 2, पहले हमने बोई कौन सी फसल बच्चों? मक्का, मेज। देन आफ्टर शुगर केन, अगले साल अगले मौसम में गन्ना, उसके बाद पेड़ी, उसके बाद गेहूं। अब इसको समझिए, ये एग्जाम्पल आते ही आपके दिमाग में सस्पेंस चल रहा होगा कि सर ये क्या कर दिया? मक्के की फसल भी खरीफ की है और गन्ने की फसल भी खरीफ की है, मक्के की फसल भी खरीफ की, गन्ने की फसल भी खरीफ की है। अब क्या करें? ये दोनों एक साथ कैसे बोए? हम दोनों फसल एक साथ कैसे बोए? आपने इनको तो पहले इसे बो दिया, इसे बो दिया, फिर उसके बाद पेड़ी रख दिया। चलो पेड़ी तो मानते हैं खेत खाली छोड़ दिया, खेत को खाली छोड़ दिया। गन्ना भी मानते हैं, खरीफ में भी गन्ना बो दिया, लेकिन खरीफ में पहले मक्का बो रहे हैं और खरीफ में गन्ना बो रहे हैं। तो ये वार्षिक चक्र कैसे हुआ? दोनों तो एक ही सीजन की फसल आ गई, दोनों तो एक ही मौसम की आ गई, ये भी खरीफ की, ये भी खरीफ की। तो ये तो एक वर्ष का फसल चक्र हुआ ही नहीं, फसल चक्र एक वर्ष का हुआ ही नहीं। तो अब क्या करें? देखो बच्चों, थोड़ा इस पे आपको जोर देना है दिमाग पे। अब यहां आके आपके लेवल के क्वेश्चनों के आंसर अब आपको नहीं मिलेंगे, अब यहां आपको हमारे लेवल पे आना पड़ेगा। देखो, मक्का की फसल बिल्कुल सही बात है, खरीफ की फसल है। मक्का की फसल बिल्कुल सही बात है, खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल को हमने हार्वेस्ट कर लिया, ठीक है, कब? अक्टूबर में। अक्टूबर में कट गया। उसके बाद गन्ने की फसल हम बोएंगे, गन्ने की फसल हम बोएंगे। अब गन्ने की फसल क्यों बोएंगे? तो वो मैं आपको बता दूं बच्चों, गन्ना और चावल, गन्ना और चावल ये ऐसी फसलें हैं जिनको हम तीनों मौसम में भी बो सकते हैं, जिनको हम रबी में भी बो सकते हैं, खरीफ में भी बो सकते हैं, ठीक है ना। गन्ने की जो फसल है इसको हम रबी में भी बो सकते हैं और खरीफ में भी बो सकते हैं। रबी में बोएंगे तो उसका नाम अलग है और खरीफ में बोएंगे तो उसका नाम अलग है, ठीक है। तो
ये जो नाम है जैसे फसल पढ़ेंगे उसके में आपको मैं लिखवा दूंगा। जो भाई एक साल की फसल को क्या कहेंगे हम, अगर खरीफ में बो रहे हैं तो, और अगर इस मौसम में बो रहे हैं तो क्या कहेंगे उसको हम, तो वो भी आपको मैं लिखवा दूंगा। ठीक है, तो पहले हमने खरीफ की फसल बोई, उसके बाद चूंकि हम गन्ने की फसल को रबी में भी बो सकते हैं, रबी में भी गन्ने की फसल की बुआई हम कर सकते हैं, तो इसलिए हमने रबी में कौन सी फसल बोई, गन्ना। अब हम जानते हैं कि रबी की गन्ने की फसल का मतलब है 1 वर्ष, लगभग 1 वर्ष तक खेत में ये रहेगी, 1 वर्ष तक इसका राज रहेगा। अब इसको हमने रबी के मौसम में बोया तो ये रबी का मौसम पूरा कवर करेगी, उसके बाद खरीफ का मौसम कवर करेगी। कौन सा मौसम कवर करेगी, खरीफ का मौसम। तो गन्ने हमने बो दिया, उसके बाद अगले मौसम जो होगा वो कैसा होगा, पेड़ी। अगले मौसम में क्या छोड़ेंगे, फसल को, खेत को खाली छोड़ेंगे, छोड़ दिया ना। उसके बाद 1 वर्षीय हो गया हमारा, 1 वर्षीय। देखो ये हमारा जो है, ये हमारा 6 महीने तो ये हो गए, 6 माह, ठीक है, और 1 वर्ष ये हो गया, गन्ना ले गया 1 वर्ष, ठीक है ना। 6 माह ये और 1 वर्ष ये। तो हमने इसको खरीफ में इसको बो दिया, रबी में इसको बो दिया। रबी के बाद हमने इसको पता है कि हम इसको रबी में बो रहे हैं, जैसे हम इसको अगर नवंबर में बो रहे हैं तो ये जो हमारी फसल है ये लगभग जुलाई अगस्त के आसपास कटेगी। तो जुलाई अगस्त के बाद कटेगी तो वो पूरा सेशन हमारा पेड़ी में निकलेगा, मतलब वो सेशन हमारा जो सीजन है वो खाली निकलेगा। ठीक है, तो कितने वर्ष हो गए, 2 वर्ष हो गए, है ना। उसके बाद अगले वर्ष में हम क्या बोएंगे, रबी के मौसम में गेहूं बोएंगे। क्या बोएंगे बच्चों, रबी के मौसम में गेहूं बोएंगे। तो इसलिए ये 1 वर्ष तो ये कवर कर लिया, 1 वर्ष इसने कवर कर लिया और 6 माह इसने कवर कर लिया। पेड़ी का जो छोड़ने का समय है ये 6 माह भी हो सकता है और 1 वर्ष भी हो सकता है। आगे समझ में, ये 6 महीने भी हो सकता है, 1 वर्ष भी हो सकता है कि हम खेत को 1 वर्ष के लिए भी छोड़ सकते हैं, 6 महीने के लिए भी हम छोड़ सकते हैं। तो 6 महीने तो यहाँ, 1 वर्ष हमारा यहाँ, कितने हो गए, 1.5 वर्ष। उसके बाद हमने इसको छोड़ दिया खाली, फिर बचे 6 महीने, 6 महीने हमने ये उगा लिया, तो कितने हो गए बराबर, 3 वर्ष। और हम क्या पढ़ रहे हैं, त्रिवर्षीय फसल चक्र, है ना भाई। 6 महीने का तो ये हो गया, 1 साल का ये, 1.5 साल। उसके बाद हमने 1 साल का इसको खाली छोड़ दिया, खरीफ के बाद इसको हमने खाली छोड़ दिया, खरीफ के बाद इसको हमने खाली छोड़ दिया। तो उसके बाद हमारा पेड़ी ये हो गया, पेड़ी रही पूरी वर्ष। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो रबी का मौसम है उसमें हमने गेहूं बो दिया, तो 6 महीने का ये और हो गया। तो कितने हो गए, 6 माह और 6 माह, 1 वर्ष और 1 वर्ष, 2 वर्ष और 1 वर्ष, 3 वर्ष। तो कितने वर्ष को हो गया बच्चों, ये 3 वर्ष को हो गया। क्योंकि पेड़ी की फसल है, पेड़ी का मतलब होता है खाली छोड़ना, तो खाली हम 6 माह के लिए भी छोड़ सकते हैं, 1 साल के लिए भी छोड़ सकते हैं, वो हम पे डिपेंड करता है। तो आपको बताया था ना मैंने कि 3 वर्षीय अगर फसल चक्र ले रहे हैं, त्रिवर्षीय फसल चक्र ले रहे हैं, तो हमको 1 वर्ष के लिए खाली छोड़ना पड़ेगा खेत को। जैसे यहां हमने छोड़ा था, देखो 1 वर्ष तो ये, 1 वर्ष ये, 2 वर्ष और 1 वर्ष ये, कितने हो गए, 3 वर्ष। ठीक है ना, हो गए ना 3 वर्ष। 1 वर्ष तो ये फसल बोई हमने, कपास प्लस मेथी, कपास प्लस मेथी। उसके बाद अगले वर्ष गन्ना बोया, गन्ने से पूरे साल भर चला, उसके बाद 1 साल हमने खाली छोड़ दिया खेत को, तो 3 को इतना हो गया, 3 वर्ष हो गया। यार हमने खरीफ में हमने मक्का बोई, 6 महीने हो गए, उसके बाद गन्ना बोया, साल भर हो गया, उसके बाद 1 साल हमने इसको खाली छोड़ दिया। क्योंकि हम खाली इसको साल भर छोड़ सकते हैं, 6 महीने छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो हम पे डिपेंड करता है। तो साल भर हमने खाली छोड़ दिया, कितने हो गए, 6 महीने ये, 1 वर्ष ये, 1 वर्ष ये, कितना हो गया, 2.5 वर्ष। उसके बाद अगले 6 महीने हमने ये फसल बो दी गेहूं की, तो कितने हो गए, 2.5 वर्ष और आधा, 3 वर्ष, मतलब 2.5 वर्ष और 6 महीने, 3 वर्ष। तो ये हमारा भी त्रिवर्षीय फसल चक्र हो गया। ठीक है, इस प्रकार से फसल चक्र तैयार किए जाते हैं, इस प्रकार से फसल चक्रों को बनाया जाता है। तो इन चीजों को आपको थोड़ा समझना बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि जब तक आप इनको समझोगे नहीं तब तक आपकी चीजें क्लियर ये होंगी नहीं। ठीक है, तो अब हम आपको राजस्थान के लिए थोड़े से फसल चक्र लिखवा देते हैं कि राजस्थान के क्षेत्र में हम अगर सूखे क्षेत्रों में फसल चक्र तैयार करेंगे, ठीक है, 12 क्षेत्रों के लिए करेंगे या असिंचित क्षेत्रों के लिए तैयार करेंगे, तो फसल चक्र क्या रहेगा।
और सिंचित के लिए बनाएंगे तो फसल चक्र क्या रहेगा। ठीक है, इसको हम सारणी से आपको समझाएंगे। देखो फसल चक्र के ये एक एग्जाम्पल ने कितना टाइम नहीं दिया, लेकिन ये है कि आपसे दोबारा भविष्य में गलती नहीं होगी। गन्ने का मतलब 1 साल, गन्ने की फसल जहां आ गई उसका मतलब क्या होता है कि 1 साल के लिए फसल चक्र कंप्लीट है। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, 1 वर्षीय फसल चक्र है, मतलब मैं आपको ऑप्शन दूंगा, उनमें से 1 वर्षीय फसल चक्र कौन सा है। पहला है दूसरा हमारा है तीसरा हमारा है और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई, नन ऑफ दीज। तो इनमें से कौन सा आंसर आएगा बताइए आप, 1 वर्षीय फसल चक्र में कौन सा आंसर आएगा? ये आएगा, ये आएगा कि ये आएगा, या फिर ये आएगा? तो इसके लिए हम चारों ऑब्जेक्टिव पे डिस्कस करते हैं, गन्ना और गेहूं। ठीक है, गन्ना और गेहूं। गन्ने को हम, गन्ना चूंकि वार्षिक फसल है तो 1 वर्ष के लिए गन्ना, उसके बाद 6 महीने के लिए गेहूं। 1 वर्ष के लिए गन्ना, उसके बाद 6 महीने के लिए गेहूं। पहली बात तो चक्र ही गलत है, ये चक्र ही गलत है, क्योंकि अगर हम गन्ने को चूंकि स्टार्टिंग से हम तैयार कर रहे हैं, खरीफ से तैयार कर रहे हैं, अगर खरीफ में हमने इसको बो दिया, खरीफ किसको बो दिया, तो खरीफ के बाद ये कटेगा कब? अप्रैल मई के आसपास। ठीक है ना, तो अप्रैल मई में क्या गेहूं की बुआई होती है? क्या नहीं होती। गेहूं की बुआई कब होती है? अक्टूबर नवंबर में। इसलिए ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, दूसरा कपास प्लस गन्ना। कपास कौन से मौसम की है? खरीफ के। चूंकि गन्ने को हम रबी में बो सकते हैं, रबी में इसको हम बो सकते हैं, इसलिए अगर ये क्या सही है क्या? देखो, कपास 6 महीने की फसल है और गन्ना 1 वर्षीय वार्षिक फसल है, तो टोटल कितना हो गया? 6 माह प्लस 1 वर्ष बराबर 1.5 वर्ष। यहां हम क्या पढ़ रहे हैं? 1 वर्षीय। या क्या पढ़ रहे हैं हम? 1 वर्षीय। या कितना है? 1.5 वर्ष। तो ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है। अब लास्ट में है बाजरा, ये 6 माह का खरीफ का, और ये 6 माह का रबी का। टोटल कितना हुआ? 6 माह, 6 माह बराबर 1 वर्ष। हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है? वार्षिक या 1 वर्षीय फसल चक्र। तो ये हमारा 1 वर्ष को पूरा क्लियर कर रहा है, खरीफ के बाद रबी। तो हमारे कौन सा चक्र आएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर आएगा। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना इसका, है ना। एक मुझे लगा थोड़ा सा भी आपको एग्जाम्पल देके मैं समझा दूं, हालांकि मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जब मैं पूछना शुरू करूंगा तो बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न मैं पूछता हूं। वो तो आपने टेस्ट पेपर में देख ही लिया होगा कि हम पढ़ाते भी अच्छा हैं, तो लिखाते भी अच्छा है और पूछते भी अच्छा है। हम सबसे बढ़िया क्वेश्चन पूछते हैं और सबसे बढ़िया पढ़ाने का भी प्रयास करते हैं। तो अब आपको मैं एग्जाम्पल लिखवा देता हूं कि सिंचित और राजस्थान के संदर्भ में सिंचित और असिंचित क्षेत्रों के लिए जो फसल चक्र तैयार करेंगे वो किस प्रकार से होगा। देखिए, ठीक है, शास्त्र के संदर्भ में फसल चक्र। देखिए, हम लेते हैं पहले असिंचित। बच्चे इसको आप भी ऐसे कैसे बना लो, उसके बाद सिंचित। पहले असिंचित उसके बाद सिंचित। ठीक है, अब यहां पे
चूंकि हम फसल को पहले खरीफ उसके बाद रबी, यहाँ पे खरीफ उसके बाद रबी, तो ऐसी चीज में सबसे पहले आप एग्जांपल लिखो बाजरा के बाद चना। पहले हम कौन सा लेंगे, यहाँ पे एग्जांपल लेके चलेंगे अगर हम, तो पहला हमारा आएगा बाजरा, उसके बाद चना, बाजरा उसके बाद चना। सिंचित में मूंगफली, उसके बाद गेहूं। ठीक है ना। एक चीज देखो, मैं दोनों आपके लिखवा रहा हूं राजस्थान के संदर्भ में, राजस्थान के क्षेत्र में, कि अगर सिंचित एरिया है तो वहां पे हम ये असिंचित में ये काम ले लेंगे और सिंचित में ये काम ले लेंगे। अगला जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है असिंचित के लिए ज्वार या ज्वार के बाद चना, और सिंचित के लिए धान के बाद गेहूं। ज्वार के बाद कोई चना, और यहां धान के बाद गेहूं। कई बच्चे सोच रहे हैं राजस्थान में धान का होता है बच्चों, राजस्थान में धान की खेती होती है, भीलवाड़ा, चित्तौड़, बांसवाड़ा, इन क्षेत्रों में धान की खेती होती है। इसके अलावा गंगानगर, हनुमानगढ़ में भी चावल की खेती होती है। तो हम लोग राजस्थान के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान में शुष्क और अर्ध शुष्क और आर्द्र पूरा कवर करता है राजस्थान। तो धान यहाँ पे खरीफ की फसल है और गेहूं यहाँ रबी की फसल है। धान को भी पानी ज्यादा चाहिए, गेहूं को भी ज्यादा चाहिए, इसलिए ये सिंचित एरिया के लिए। वही हम बात करें ज्वार की, तो ज्वार आपको पता है कैमल क्रॉप है, पानी कम चाहिए, और चने को भी पानी कम चाहिए, तो ये हमारा असिंचित क्षेत्र है। ठीक है। और एग्जाम्पल लिख लीजिए, तीसरा एग्जाम्पल और लिख लो आप। असिंचित में लिखिए आप, अगर हम खरीफ में मक्का बोते हैं, खरीफ में मक्का बोते हैं या ज्वार बोते हैं, तो रबी में हम सरसों बो सकते हैं। मक्का या ज्वार बोते हैं तो रबी के मौसम में हम सरसों बो सकते हैं। आप भी जानते हैं कि मक्के को ज्यादा पानी नहीं चाहिए, कम चाहिए, ज्वार को भी पानी कम चाहिए, उसके बाद सरसों की फसल हम बो सकते हैं। वहीं हम बात करें सिंचित क्षेत्र की, तो सिंचित में हम मक्का के बाद गेहूं की फसल बो सकते हैं। सिंचित में देखो पानी चाहिए मक्का पर, इतना नहीं चाहिए, मक्का के बाद वही गेहूं, मक्का के बाद गेहूं। तो ये मक्का को पानी चाहिए पर ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती, कम पानी में भी मक्का अब ऑटोमेटिक ग्रोथ कर सकता है ना। वैसे ही ज्वार को पानी की जरूरत कम होती है, इनकी पहले से कंडीशन, इनकी बनावट ऐसी है कि इनको पानी कम चाहिए, वाटर रिक्वायरमेंट कम है। मक्के को आप 1-2 सिंचाई करके आराम से ग्रो करा सकते हो, इसलिए अगर सिंचित है तो मक्का आराम से ग्रो करेगा। तो मक्के के बाद हम गेहूं ले सकते हैं। तो बच्चों ये सिंचित और असिंचित का मैंने लिखवा दिया है, राजस्थान के संदर्भ में भी मैंने लिखवा दिया है। और कभी कभी डायरेक्ट ऐसे ही प्रश्न आ जाते हैं जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि असिंचित क्षेत्रों के लिए फसल चक्र सही है, सिंचित क्षेत्रों के लिए फसल चक्र सही है। तो आप इनको याद करते जाना, धीरे धीरे सबके साथ इनको पढ़ते जाना, ताकि आपको आगे दिक्कत नहीं आए। ठीक है, तो हमारा फसल चक्र का चैप्टर कंप्लीट। अब हम कल थोड़ा सा मिक्स क्रॉपिंग के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको पुरानी क्लास में बताया था, 47वीं क्लास में, मिक्स क्रॉपिंग क्या है। तो क्रॉप रोटेशन हम पढ़ चुके हैं, अब हम मिक्स क्रॉपिंग पढ़ेंगे। तो वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। 48वीं क्लास आज की, तो मेरे हिसाब से बहुत हो गया आज। दूसरी बात बच्चों, आज मैं आपको जो कल मैंने टेस्ट पेपर लिया था उसके मैं आंसर्स लिखवाने वाला था, लेकिन थोड़ा सा किसी कारणवश मुझे जो मैंने क्वेश्चन लिखे थे वो मुझे पेज मिल नहीं रहा। मैंने काफ़ी सर्च किया तो शायद मैं रख के भूल गया हूँगा,
अभी थोड़ा टाइम ऐसे चल रहा है तो थोड़ा मेमोरी नहीं रह पाता, तो शायद दिमाग से निकल गया हो, कहीं रख के भूल गया हूँ मैं उसको, भूल जाते हैं, स्वाभाविक है। तो मैं इस क्लास में जितने मैंने क्वेश्चन लिखवाए हैं पुरानी क्लास में, उनको मैं वापस से लिखूंगा और आपको अगली जो क्लास है उसमें, यानी कल की क्लास में मैं सीरीज वाइज, नंबर वाइज, जैसे पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, इनके मैं आपको आंसर लिखवा दूंगा। तो आज मैं आंसर नहीं दे पा रहा हूँ, जो आपको असुविधा हुई है उसके लिए बच्चों माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मैंने काफ़ी सर्च किया और मुझे पेज मिला ही नहीं। तो कोई बात नहीं, हम हमारी क्लास में लिखे हुए क्वेश्चन उनको उतार करके आपको उनका आंसर लिखवा दूंगा। तो बच्चों, आज की क्लास मैंने पढ़ाई है, उम्मीद करूंगा आपके समझ में आई होगी। और जो बच्चे हमारी इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, उन बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो हमारी कक्षा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। जो भी स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं, जो 10th में हैं, अभी 11th में क्लास लेंगे, उन बच्चों को भी आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि उनको भी थोड़ा पता चलना चाहिए ना कि एग्रीकल्चर क्या चीज़ होती है, और उनको भी अभ्यास लगे, तो वहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, कल फिर मिलेंगे एक बच्चे हुए इस टॉपिक के साथ, नया चैप्टर हम शुरुआत करेंगे। तो तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए और घर में रहिए बच्चों, क्योंकि लॉकडाउन का चौथा चरण स्टार्ट हो गया है और शायद काफ़ी छूटें भी इसमें आपको मिलेंगी, रियायत मिलेगी आपको। जो हॉटस्पॉट एरिया है वहाँ पे तो शायद मेरे हिसाब से किसी प्रकार की छूट बहुत कम है। बाकी जो ग्रीन जोन है और ब्लू जोन जो है, उनमें शॉपिंग मॉल और सिनेमा थिएटर, इन पे अभी बाइंडेशन है, इनको बंद रखा है। एजुकेशन सिस्टम तो पूरा बंद ही है। बाकी ये तो कल ही पता चलेगा सुबह ही कि क्या है क्या नहीं है, मतलब अगले दिन जब घोषणा होगी तभी हमें इस चीज़ का पता चल पाएगा। तो जिन बच्चों ने आईसीआर का फॉर्म नहीं भरा है, उनसे रिक्वेस्ट है, देखो आईसीआर की फॉर्म की डेट बढ़ गई है, आप समय पे आईसीआर का फॉर्म भरिए। जेट का फॉर्म जिन्होंने नहीं भरा है, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जेट का फॉर्म भी भरिए, क्योंकि अब शायद दुकानें खुल जाएंगी आसानी से मित्र की, तो आपको असुविधा नहीं होगी। जेट और आईसीआर के दोनों फॉर्म भरिए आप। एग्जाम सेंटर आपको जयपुर लेना है, निश्चिंत रहिए, एग्जाम सेफली लगेगी, आपको टेंशन नहीं लेना एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम सेंटर का जो एक कालोता में जो एरिया आता है वो भी जयपुर के अंतर्गत आता है, खातीपुरा, जगतपुरा भी जयपुर के अंतर्गत आता है। तो यहाँ बहुत बड़ी बड़ी कॉलेजें हैं, यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कॉलेज है, तो आपका एग्जाम जयपुर में आपको जाने की जरूरत ही नहीं है, बाहर ही लग जाएगा। तो उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, फिर मिलेंगे नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ दिन, थैंक यू।